एक दिन जब एक आदमी एक होटल में खाना खा रहा होता है, वो देखता है कि यहाँ पर दो महिलाएं आई हैं। उन महिलाओं को देखकर वह उठ खड़ा होता है और सीधा होटल के मालिक के पास जाकर कहता है कि सर, आज उसको होटल में वेटर का काम करना है और वह उस टेबल पर जाकर खाने का ऑर्डर लेकर आने वाला है। लेकिन उस होटल का जो मालिक है वो उससे साफ मना करता है। वो कहता है कि भाई, उसके होटल की अच्छी खासी इज्जत है, वह अपने होटल की इज्जत को ऐसे थोड़ी ख़राब करेगा। लेकिन वह आदमी उससे कहता है कि जनाब, वो आपको पैसे भी देगा वेटर बनने के काम के, प्लीज़ उसको भेज दीजिए। और हाँ, तब तक वो ऑर्डर लेकर आए तब तक आप यहाँ पर पुलिस को भी बुला लीजिएगा। अब इस बात पर वो जो मालिक है वो राज़ी तो हो जाता है और उस आदमी से कहता है कि ठीक है, तुम ऑर्डर ले आओ, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। दोस्तों, जैसे वह आदमी उस टेबल पर गया, उससे पूछता है कि हाँ जी, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो वह जो महिला है वो जैसे उस आदमी को देखती है, अचानक उसका चेहरा सुर्ख सफ़ेद हो जाता है, जैसे कि उसका बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। अब तो वह महिला ना तो कुछ बोली और ना ही कुछ कहने वाली होती है। वो चुपचाप खड़ी होती है और वह अपने साथ आई दूसरी महिला से कहती है कि जल्दी से खड़ी हो जाओ और चलो यहाँ से। जैसे वो लोग उस होटल से बाहर निकलने वाले हैं, वही व्यक्ति उस होटल के गेट को बंद करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती। दरअसल यहाँ पर पुलिस आने वाली है और वो तुमको पुलिस के हवाले ज़रूर करेगा। दोस्तों, देखते देखते वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस उन दोनों महिलाओं में से एक महिला को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने साथ पुलिस थाने लेकर जाती है। यानी कि पूरे होटल में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, सभी लोग इस वाक़या को देख रहे थे, सोच रहे थे कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन सभी लोग सामान्य हो जाते हैं। वो मालिक खड़ा होकर कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आएगा, आप अपने घरों पर, टीवी पर, समाचार पत्रों में, अखबार में, हर जगह इस मामले को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इतनी बात कहकर वो लोग तो चले जाते हैं। लेकिन जब ये मामला खुलकर आता है तो हर किसी के होश गुम हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर हुआ ही कुछ ऐसा है कि एक जो महिला है वह भूत बनकर 4 साल बाद जब जज साहब के सामने पेश हुई। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मैसूर, कर्नाटका से। दोस्तों, कर्नाटक में मैसूर बहुत ही अच्छी जगह और यहाँ पर रहने वाला ये जो आदमी है, जब ये इस महिला के लिए, दरअसल वह वकील जज साहब के सामने एक खास दलील देता है कि जज साहब, आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसके लिए हमको नोटिस लाना पड़ता है, आपको नोटिस देना पड़ता है। लेकिन आज की घटना में हम ऐसी महिला को आपके सामने पेश करने वाले हैं, उसके लिए हमने पहले से नोटिस नहीं दिया है। अब इस बात के लिए जो विपक्ष में वकील होता है वो कहता है कि आप बिना किसी नोटिस के किसी गवाह को, किसी सबूत को कैसे पेश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो वकील कहता है, जज साहब, यदि आज ऐसा नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ी जो कोर्ट से होने वाली गलती है वो गलती नहीं हो पाएगी और किसी आदमी की जान बच जाएगी। दरअसल ये मामला ही इतना संगीन है। अब उन वकील की जो दलील दी गई है उस पर जज साहब काफ़ी ज़्यादा गौर करते हैं और सोचते हैं कि बिल्कुल इनको मौका दिया जाना चाहिए। और वो उस वकील साहब से कहते हैं कि ठीक है भाई, आप बुलाइए, किसको बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब वकील साहब के कहने पर वो जो महिला उस होटल में से जो पकड़ी गई थी उसको जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो जज साहब भी हैरान हो गई कि आखिर ये जो मतलब इतनी गंदे कपड़ों में इस प्रकार से महिला कौन है। ये 38 साल की महिला आज कोर्ट में क्यों आई है, जबकि ऐसा तो कोई मामला था ही नहीं। यहाँ पर अब तो वह जो महिला है वह कुछ बताने वाली होती है, उससे पहले ही वकील साहब उससे प्रश्न पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम कुछ और बताती है। अब कोई और नाम बताने पर वो जो वकील साहब कहते हैं कि देखिए, हमें आपका असली नाम मालूम है, आप अपना असली नाम जज साहब के सामने बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम जब सब बातों को खुलासा कर देंगे फिर जज साहब के सामने पेश होने का तुम्हारा क्या वजूद रह जाएगा। अब तो जो महिला है थोड़ी देर के लिए शांत होती है, बिल्कुल शांति की सांसें लेती है। उसके लिए एक गिलास पानी भी मंगाया जाता है। पानी पीने के बाद वह महिला बताती है कि उसका नाम मल्लिगे है और वह मतलब कि रहने वाली यहीं मैसूर की है और उसके पति का नाम सुरेश है।
सुरेश जो कि दूसरे कटघरे में मौजूद था, जो कि अपनी तारीख पर उस कोर्ट में आया था। अब वह जो सुरेश है मतलब कि हल्का हल्का मुस्कुराता है। उसके चेहरे को देखकर जज साहब भी कहते हैं कि क्यों सुरेश, यही तुम्हारी पत्नी है? अब वो जो सुरेश है वो हाथ मारते हुए कहता है, हाँ जज साहब, यही तो मेरी पत्नी मल्लिका है, लेकिन मैं तो 4 साल से इसी पत्नी को मारने के जुर्म में जेल की सजाएं काट रहा हूँ। मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा प्रताड़ना हुई है, पुलिस ने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा है, आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर सच्चाई क्या है। अब जो वह सुरेश है वो बिल्कुल अपनी आंखें नीचे कर लेता है, लेकिन उसकी आंखों में चमक होती है। अब तो वह जो मल्लिका है वो बताने लगती है कि हाँ जज साहब, करीब 4 साल पहले वह अपने घर को छोड़कर लापता हो गई थी। दरअसल उसका किसी अन्य युवक से संबंध हो गए थे और उसी संबंध के चलते वो अपने पति को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरी घटना के बारे में थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूँ, जब सुरेश की मल्लिका से शादी हुई थी। दरअसल यह सन 2001 की बात होती, जब सुरेश यानी कि मेहनत मजदूरी तो क्या करता, उसकी जो शादी होती है वो इसी महीने यानी कि मल्लिका से होती है। मल्लिका और वो जो युवक है सुरेश बड़े ही अच्छे ढंग से मेहनत मजदूरी किया करते हैं गांव के अंदर रहते हुए, और बड़ी ही तसल्ली से अपना जीवन यापन चला रहे होते हैं। सन 2020 में अचानक ये जो महिला है मल्लिका उस घर से लापता हो जाती है। वो कहाँ गई उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति है सुरेश अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। अब यहाँ पर समय बीतता है, ये समय तो होता है दिसंबर 2020 का। और दोस्तों, दिसंबर 2020 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के अंतर्गत एक महिला की जो डेड बॉडी है वो जंगल में से बरामद होती है। और वहाँ पर जो साड़ी भी, चप्पल भी, हाथों में चूड़ियाँ वगैरह जो भी हैं वो सब बरामद होती हैं। और जब उन चीज़ों के बारे में मालूम चलता है तो जो मल्लिका की माँ है वो अब एक रिपोर्ट लिखाती है पुलिस थाने में, और वो कहती है कि यहाँ पर उसकी जो दामाद है यानी कि सुरेश ने उनकी बेटी मल्लिका की मतलब कि जान लेने के बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया है। अब जो बॉडी उस जंगल में से बरामद हुई थी वो तो कंकाल बन चुकी थी, वो कपड़े वगैरह मौजूद थे। अब 4-5 महीने बीत चुके हैं, वो कौन था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर वो जो पुलिस है बिना कोई शनाख्त कराए अब उस व्यक्ति सुरेश को उसकी पत्नी की जान लेने के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसको कोर्ट के सामने पेश करने के बाद उसको सज़ा भी सुना दी जाती है। अब सुरेश गया जेल में, किस लिए? अपनी पत्नी की जान लेने के जुर्म में। अब सुरेश जेल के अंदर मौजूद है और उसको जेल में रहते रहते करीब 2 साल हो जाते हैं, और सन 2022 के मतलब कि दिसंबर महीने में उसको जमानत मिलती है। तब जाकर वह बाहर आता है। वह अपने बच्चों से मिलकर फूट फूट कर रोता है, क्योंकि पत्नी तो मौजूद नहीं, लेकिन वह बार बार कसम धर्म ईमान खाकर यही कहता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो होती हैं धारा 302 और 201, यानी कि इन धाराओं के अंतर्गत वह जेल में भी गया है, जमानत तो मिली है, लेकिन जब भी सुनवाई होती है या तारीखें लगती है उसको कोर्ट में आना ही पड़ता है। और इस पूरे केस की वजह से उसका जीवन यापन का जो तरीका है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, पूरा जो माँ बाप उसके बूढ़े बड़े हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जेल में हो जो कि उस घर का इकलौता खाने कमाने वाला हो, वही जेल के अंदर चला जाए, उन पर क्या बीतेगी। अब वह जो व्यक्ति है वह वहाँ पे जेल में से तो आता है, लेकिन वह फिर दोबारा से वही मेहनत मजदूरी, भाई उसको नौकरी कौन देगा। इसी तरीके से वह अपनी ज़िंदगी जी तो रहा होता है, और वह एक दिन जब उस होटल में काम मांगने के लिए गया हुआ होता है, उसको जब भूख लगती है तो वह होटल में खाना खाने के लिए रुकता है। और लेकिन वह जैसे उस मल्लिका को वहाँ पर देखता है, वह तुरंत उस वेटर के, उस मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि साहब उसको ये ऑर्डर लेने दो। वो कान में सारी बात बताता है और तुरंत यानी कि वहाँ से उठ खड़ा होता है। अब वो जैसे ही वहाँ से खड़ा हुआ, पुलिस को मौका पर बुला लिया गया, सारी कहानी बता दी गई। अब पुलिस उस मल्लिका को अरेस्ट करने के बाद अपने साथ पुलिस थाने लेकर जाती है। कहानी बिल्कुल ओके। अब वो मल्लिका है वो जज साहब के सामने खड़ी है और यहाँ पर बहुत सारी बातचीतें उनके बीच में हो रही होती हैं। अब यहाँ पर जज साहब भी परेशान, हैरान कि भाई 4 साल बाद फिर आखिर तुम गई कहाँ थी। जो मल्लिका बताती है कि भाई उसने किसी और के साथ मतलब घर से भाग गई थी, शादी कर ली किसी और युवक के साथ, उसी के साथ रहा करती है। अब यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी तो हो गया, लेकिन यहाँ जो मुख्य चीज़ जो सामने आई वो थी पुलिस की छानबीन में कमी।
पुलिस की जो कार्रवाई थी उसमें इतनी बड़ी कमी नज़र आई। ना तो उस शव का जो कि उन्होंने बरामद किया था उसका DNA टेस्ट वगैरह कराया, ना ही कोई बात। और उस युवक सुरेश को इतना ज़बरदस्त मारा पीटा गया, उस पर जबरन अब उसकी पत्नी की जान लेने के जुर्म को मतलब कि हाँ करवाया। उसने स्वीकार किया कि हाँ उसने अपने पत्नी की जान ली है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब कहानी तो बिल्कुल गोल। अब कोर्ट भी परेशान, भाई आखिर अब इनका होना क्या है। और जब ये मामला अगस्त 2024 में कोर्ट के अंदर रनिंग था सामने आया, अब तो जो उस समय के जो थानाध्यक्ष थे जिन्होंने भी इस पूरे सर्वे को किया, जो आईओ थे, सभी को कहा कि आप लोग पूरे मामले की छानबीन करके अगले 17 दिन के अंदर अंदर उनको एक रिपोर्ट दे दें। आखिर में महिला कौन थी जिसकी बॉडी को आप लोगों ने बरामद किया? आखिर उस बॉडी का विसरा रिपोर्ट भी तो आपने सेव करी होगी, कोई डिजिटल सबूत है तुम्हारे पास? ये सारी जो सबूत हैं कोर्ट ने उनसे मांगा, तभी आप लोगों को क्लीन चिट दी जाएगी, वरना आप लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, इस युवक को जो कि आपने गलत तरीके से पकड़ा और जो इतनी प्रताड़ना उसने झेली है, उसके लिए उसको एक उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, उस युवक सुरेश के परिवार ने कोर्ट में दलील दी। और युवक जो सुरेश है, सुरेश के वकील ने भी जज साहब से कहा कि भाई कोई आदमी पुलिस की किसी भी नाकामी की वजह से इतनी प्रताड़ना क्यों झेले, पुलिस से वो इतनी मार क्यों खाए, आखिर ऐसा क्यों होता है, उसका जुर्म क्या है, उसने गलती क्या कर दी। अभी इन सारी बातों पर मतलब कि पुलिस कोर्ट संज्ञान लेता है और वो कहता है कि इस युवक को इसके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं या फिर नहीं किए गए कार्य हैं जिनके लिए इसको गलत तरीके से जेल के अंदर भेजा गया, इसके लिए उसके लिए इस बात के लिए उसके साथ एक उचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि इन कोर्ट और अदालतों से लोगों का भरोसा ना उठे। क्योंकि यहाँ पर लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं, अन्याय को झेलने के लिए नहीं आते हैं। इसी प्रकार से यानी कि जब ये दलीलें जज साहब ने खुद अपने हिसाब से कहीं, तो कोर्ट में मौजूद हर किसी व्यक्ति ने ताली बजाकर जज साहब का स्वागत किया और कहा कि बिल्कुल आप जैसे जज साहब ने आज तक इन अदालतों की गरिमा को बनाए रखा है, वरना इस कली काल में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि आखिर वो पुलिसकर्मियों ने क्या किया था। अच्छा, उस महिला की जो रिपोर्ट लिखाई एक महिला ने लिखाई, उसकी माँ ने, कोई पैसा वैसा दिया नहीं गया, ना ही पुलिस वालों ने पैसे लिए, पर उन्होंने ऐसी गलती कैसे कर दी, किसी आदमी को दोषी बना दिया जानबूझकर। ये बात तो निहायत ही गलत है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति ने जब इतना गुनाह किया ही नहीं, उसको मार मार कर आपने उसके जुर्म को साबित कर दिया। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया नहीं लेकिन उसको लगातार प्रताड़ित किया जाए तो उस पर क्या बीतेगी। आप मतलब इस पूरी घटना को जान गए होंगे, समझ गए होंगे, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके लिख भेजिए कि क्या वाकई में उस लड़के, उस व्यक्ति को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। क्या उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने मतलब उस आदमी के साथ ये पूरी घटना को अंजाम दिया, उन लोगों को इस कर्म के लिए सज़ा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय अपने नाम के साथ कमेंट करके अवश्य भेजें, ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें और बता सकें कि आपने कितने एक अच्छे दर्शक की तरह हमारी पूरी घटना को सुना भी और हमको कमेंट करके बताया कि वाकई में आप जैसे अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, लाता हूँ कल एक अच्छी सी खबर आपके सामने। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।